मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमने भाग 1 है जो वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ा था। आर्टिकल 1 क्या बोलता था कि इंडिया क्या होगा, एक यूनियन होगा। किसका यूनियन होगा? वो स्टेट का, यानी कि राज्यों का। ठीक है। और साथ में ये क्या बता रहा था कि इंडिया के लिए हम जो है भारत के लिए, अपने देश के लिए कितने नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। वो कौन कौन से हैं? एक नाम है हिंदी में भारत और दूसरा नाम है इंडिया। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 क्या करता है कि भारत जो है नए राज्यों को, ठीक है, संघ में क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है और उनकी स्थापना भी कर सकता है। यहाँ पर राज्यों से जो मतलब रहेगा, ध्यान रख लेना, जो कंट्रीज होंगी उनको हम जब भारत के संघ में शामिल करेंगे तो एज अ स्टेट शामिल करेंगे। तीसरा जो है, ठीक है, वो क्या कहा गया है कि भारत जो सरकार होगी या जो पार्लियामेंट होगी वो राज्यों की जो अस्तित्व में राज्य हैं, एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। उनसे मिलाकर छोटे छोटे राज्य बना सकता है या फिर बड़े राज्यों को तोड़कर, ठीक है, ये सब कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था आर्टिकल 4 कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करना है तो ध्यान रख लेना, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 4 में लिखा गया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जो बात करता है किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। ठीक है। तो भाग 2 ये बात करता है नागरिकता के बारे में और इसमें आर्टिकल आएंगे 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी नागरिकता की नींव कहाँ है, फाउंडेशन रखा कहाँ गया है, किस पार्ट में रखा गया है और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारतीय संविधान का भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 आएंगे। यह हमारी नागरिकता की क्या है? आधारशिला है। ठीक है। तो 5 से लेकर जितने भी आर्टिकल आएंगे, ठीक है, 5 से लेकर खासकर 10 तक आर्टिकल जितने आएंगे वो क्या परिभाषित करेंगे? तो यह परिभाषित करता है, यह डिफाइन करता है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस दिन हम भारत का नागरिक किसे मानेंगे और किसे नागरिक नहीं मानेंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8। ठीक है। 9 थोड़ा सा अलग है, 10 भी थोड़ा सा अलग है और 11 थोड़ा सा अलग है। ठीक है। लेकिन जो मैं आप लोग बताऊंगा बस 5, 6, 7, 8 ये हमारे किसके लिए है? हमारे पास्ट के लिए, मतलब हमारा पास्ट इन द सेंस हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए था कि जब हम भारत आज़ाद हो रहा था उस समय हम भारत, मतलब किसे जो है भारत का नागरिक मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे, तो उसकी बात करता है। इसके अलावा यह संसद को, तो बकायदा आर्टिकल आएगा 11, तो यह संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का क्या देता है? पूर्ण अधिकार भी देता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखिए, संविधान के मूल स्तंभ आएंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। तो 5 से लेकर 8 तक जितने भी हैं वो क्या बोलेंगे? प्रारंभ में नागरिकता, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा है, लागू हो रहा है, उस समय हम किसे भारत का नागरिक मानेंगे और किसे नागरिक नहीं मानेंगे। उसके अलावा आएगी कि जैसे ही जब कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण करेगा, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 9 बात करता है। इसके अलावा अधिकारों की निरंतरता, ये क्या बात करता है? आर्टिकल 10 बात करता है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा थोड़ा और इसके बारे में। और आर्टिकल 11 बात करता है क्या? कि कानून, संसद की कानून बनाने की शक्ति। ठीक है। मतलब ये जो रहेगा, ये फ्यूचर में हम लोगों को भारत की नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे, कैसे उनसे नागरिकता छीनेंगे, तो इस संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो किसके पास दी गई है? संसद के पास दी गई है। ठीक है। तो अब देखिए एक एक आर्टिकल 5 बात करता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। तो 5 से लेकर 8 तक ये जितने भी हैं ये सब के सब, ठीक है, ये किसके लिए है? 26 जनवरी 1950, मतलब ये पास्ट के लिए है। वर्तमान में इनका कोई काम नहीं है, बस सिर्फ हमको पढ़ना है, हमको जानना है। ठीक है। तो जो व्यक्ति जिसका जन्म जो भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, उसे हम ऑटोमेटिक कहाँ का नागरिक मानेंगे? भारत का नागरिक। कब? 26 जनवरी 1950 को मानेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिक माना जाएगा। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? आर्टिकल 6 है। ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? कि पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। ठीक है। पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, तो ये क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पहले इंडिया में रहता था, विभाजन के बाद कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान। और फिर विभाजन के बाद अगर वो इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए नागरिकता कैसे दी जाएगी? उसके, तो उससे संबंधित जो आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा? आर्टिकल 7 होगा। तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, पाकिस्तान चले गए और उनकी नागरिकता क्या हो गई? समाप्त हो गई, जब तक कि वे वापस भारत में बसने ना आए जाए। ठीक है। तो ये उनके लिए है जो रास्ता भटक चुके थे इंडिया से,
कहाँ गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर दोबारा कहाँ आए, इंडिया में, तो उनके लिए। और ऊपर वाला क्या है, जो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे वो उनके लिए है, ठीक है। तो ये घर वापसी है एक तरह से, ठीक है। आर्टिकल 7, ठीक। आर्टिकल 8 बात करता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए, ठीक है, जो अब दूसरे देश में जा चुके हैं तो उन्हें हम भारत का नागरिक कैसे मानेंगे कैसे नहीं, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल रहेगा हमारे पास, आर्टिकल 8 रहेगा। तो विदेश में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता अधिकार, ठीक है, तो उनके लिए, ठीक। तो ये 5, 6, 7, 8 ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख लेना किन के लिए है, जो 26 जनवरी 1950 वाले हैं, ठीक है, उनके लिए, कि उनके लिए है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है, हम उन्हें मतलब देश के जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें भारत का नागरिक किस तौर पर मानेंगे, या फिर उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी। अगला जो बात करता है आर्टिकल 9, वो क्या बात करता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो इंडियन की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 10 बात करता है कि अधिकारों के नागरिक के अधिकारों की निरंतरता, किसी भी नागरिक की, यहाँ पे ध्यान रखना, तो 9 और 10 में है पावर, तो थोड़ी थोड़ी पावर है संसद के पास, ये दोनों की पावर, ठीक है। क्या पावर है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसके खिलाफ क्या ना बना दे, कानून ना बना दे, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी से मन मर्जी से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक क्या ना किया जाए, संसद या पार्लियामेंट क्या ना बना दे, कानून ना बना दे। तो ये जो आर्टिकल 10 है ये 5, 6, 7, 8 वालों के लिए है, ना कि फ्यूचर वालों के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी को 5 के तहत नागरिकता मिली है, 6 के तहत नागरिकता मिली है, 7 के तहत नागरिकता मिली है और इवन 8 के तहत नागरिकता मिली है, ठीक है, तो अगर इन लोगों से हमको नागरिकता छीननी है तो संसद को बकायदा क्या करना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तब उनसे हम उनकी नागरिकता छीन लेंगे। तो ऐसा आर्टिकल कौन बोलता है, आर्टिकल 10 बोलता है। हुआ क्लियर। और आर्टिकल 11 बात करता है कि संसद द्वारा फ्यूचर में भाई लोगों को हम भारत की नागरिकता कैसे प्रदान करेंगे, कैसे उनसे उनकी नागरिकता छीनेंगे, ठीक है। तो भारत की नागरिकता की प्राप्ति, एक्वायर और समाप्ति, ठीक है, के संबंध में कानून बनाने का जो पूर्ण अधिकार है वो किसके पास दिया गया है, पार्लियामेंट के पास दिया गया है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। देखो फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर समझ नहीं आया, थोड़ा और 9, 10, 11 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अनुच्छेद जो 9 है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने 26 जनवरी 1950 से पहले स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ली थी तो वह अनुच्छेद 5 या 6 और 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं बन सकता, ठीक है। उस समय यह उन लोगों के लिए था जो बंटवारे या प्रवास के दौरान दूसरे देशों की नागरिकता चुन चुके थे, तो उनके लिए था। जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं तो वो उनके लिए। तो 9 कैसे याद रखोगे, 9 वाइन की शराब पी के ही कोई व्यक्ति होगा ऐसा जो भारत की नागरिकता छोड़ने की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, तो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अनुच्छेद 5 से लेकर 9 के तहत भारत का नागरिक माना गया है वह तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद या पार्लियामेंट उसके खिलाफ क्या ना बना दे, कानून ना बना दे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपकी नागरिकता सरकार की मर्जी से नहीं छीनी जा सकती, ठीक है, बल्कि केवल संसद द्वारा बनाए गए किसी कानूनी नियम के आधार पर ही बदली या खत्म की जा सकती है। हो गया क्लियर। तो देखो शॉर्ट में याद रख लेना कि 5 से लेकर 9 तक क्या बताते हैं हमको कि कौन नागरिक होगा। आर्टिकल 10 क्या बताएगा कि आप नागरिक बने रहेंगे, तो इसके लिए संसद क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है। और फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उन्हें हम भारत की नागरिकता कैसे देंगे, कैसे उनसे उनकी नागरिकता छीनेंगे, तो इस बारे में बात करता है, ठीक है। तो संसद को नागरिकता पर नया कानून बनाने की क्या देता है, शक्ति देता है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने क्या बनाया है, लॉ बनाया, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसको भाई फ्यूचर में जनरेशन मतलब फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी और उनसे भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है।
तो इसके तहत भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5, और त्याग करने के कितने तरीके हैं? 3। तो याद कैसे रखोगे? BRAND, ब्रांड। ठीक है, तो बी से आएगा बाय बर्थ। अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। फिर आता है एक्विजिशन, कब्जा। इन फ्यूचर भारत किसी देश के ऊपर कब्जा कर ले तो ऑटोमेटिक वहाँ के नागरिक कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसी तरह नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से जानेंगे ये प्राकृतिक नेचुरलाइजेशन है क्या है, ठीक है, कैसे होगा। फिर उसके बाद आता है डिसेंट के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर भारत आपसे आपकी नागरिकता कैसे छीन सकता है? तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है स्वैच्छिक त्याग, अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ देना। दूसरा होता है टर्मिनेशन, बर्खास्तगी, मतलब अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी नागरिकता को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। तो रिनंसिएशन होगा खुद से छोड़ना, और बर्खास्ती होता है सरकार द्वारा आपको बर्खास्त किया जाएगा। और तीसरा होता है डिप्राइव, वंचित कर देना। अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो आपसे आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। ठीक है, तो देखो फिर यहीं पर वो लिखा हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आएगा 1955, जिसके तहत नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हमारे पास? 5 हैं, याद रखना। ब्रांड, BRAND। उसके बाद है लॉस करने कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। अब ये हमारे लिए है तो हमें यही जानना है। आप लोगों को अगर मैं 5 से लेकर 11 तक बोलूँ कि कौन सा आर्टिकल याद रखना है, तो एक आप 9 याद रख सकते हो। 9 भी छोड़ो, 9 भी पास्ट वालों के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 11 याद रखना कि हमें जो है भारत की नागरिकता कैसे मिली है, तो उस संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो पार्लियामेंट को देता है वो कौन सा आर्टिकल देता है। क्लियर यहाँ तक? तो उसी चीज़ का इस्तेमाल किया हमने इन द सेंस पार्लियामेंट ने, और फिर वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आई है, जिसके तहत नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। तो पहला देखो क्या है कि बर्थ के आधार पर हमें भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा, कैसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप लोगों को साल याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड जरूर बताऊंगा कि क्या है, याद आपने सिर्फ एक ही लाइन रखनी है। तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो 1987 तक, मतलब 1950 से लेकर 87 तक, ठीक है, जिसका भी जन्म भारत में होगा वो कहाँ का नागरिक माना जाएगा? ठीक है, भारत का नागरिक। तो देखो कितनी बड़ी भूल है ये। कोई विदेशी कपल आया यहाँ घूमने, ठीक है, या वीज़ा के लिए काम करने आया, 3 साल 4 साल, बेबी हो गया, तो जो अब देखो वो काम करने आया है ऑलरेडी वो विदेशी है, मान लो USA के ही हैं। अब बेबी जो हो गया उनका, वो ऑटोमेटिक कहाँ का नागरिक माना जाएगा? इंडिया का नागरिक। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। फिर हमने उसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद हमने क्या बोला कि पेरेंट्स में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ठीक है, कि माता पिता में से कोई एक इंडियन हो, तभी हम जो बच्चा वो पैदा हुआ है तभी हम उसको कहाँ का नागरिक मानेंगे? भारत का नागरिक मानेंगे। इसके अलावा अब मान लो और कंडीशन क्या आई, मान लीजिए कोई फीमेल हो चाहे पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है, अब मान लो वो इलीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू भारत में आया हो, विदेशी हो, इलीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू भारत में आया और यहाँ किसी तरह से शादी कर ली, अब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तो अब वो बच्चा जो है भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा? तो देखो यहाँ तक तो वही सेम चीज कही गई है। ठीक है, कि पेरेंट्स में से कोई एक क्या हो? भारतीय हो। भाई दूसरे का हमको नहीं पता ना, दूसरा विदेशी है, किस तरह आया है भारत में, तारों से नीचे आया है, कैसे आया है, कैसे नहीं है, वो हमें नहीं पता। फिर उस गवर्नमेंट जागी है, पार्लियामेंट जागी है, फिर उन्होंने कानून बनाया। अब जो वर्तमान में चलता है वो क्या चलता है कि माता पिता में से कोई एक क्या होगा? भारतीय होगा, और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होगा, मतलब बकायदा वो वीज़ा लगवा के आया हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू भारत आया हो। तो ये है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कंडीशन याद रखनी है कि किसी व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कैसे मानेंगे? जन्म के आधार पर, कि यदि उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक क्या हो? इंडियन हो, और दूसरा, ठीक है, वंचित तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसे तरीकों से, इलीगल तरीके से भारत में ना प्रवेश किया हो। अब हम लोग ही बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या हैं? वो भी इंडिया के हैं, मम्मी भी कहाँ की है? इंडिया की, पापा भी कहाँ के? इंडियन। तो हमें तो ऑटोमेटिक क्या हो गई है? मिल गई है। तो अब कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक कैसे बने, तो क्लियर कट आंसर होना चाहिए आपके पास, क्या? बर्थ के आधार पर। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही क्या हैं? भारतीय हैं, इसलिए मैं कहाँ का नागरिक हो गया? भारत का नागरिक हो गया। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, वंश के आधार पर, ठीक है, डिसेंट के आधार पर।
अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो व्यक्ति बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है, अगर वो किसी विदेश में किसी अपने पार्टनर से शादी कर लेते हैं तो वो उनके लिए है, ठीक है। तो 1992 तक क्या था, 2004 तक क्या था, और फिर उसके बाद क्या आया, ठीक है। तो पहले देखिए क्या कहा गया था कि वंश के आधार पर अगर मतलब किसी व्यक्ति ने किसी से शादी कर ली है तो अब बेबी हो गया है, तो उस और वो व्यक्ति जो है वो इंडिया का है, इंडिया का नागरिक है, बस बाहर काम करने गया है, तो अब उस बच्चे को हम कहाँ का नागरिक मानेंगे। तो क्या कहा गया था कि वो बच्चा जो होगा भारत का नागरिक होगा यदि उसका फादर क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा, ठीक। इफ हिज फादर वाज क्या होगा, सिटीजन, कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। तो बच्चे की जो नागरिकता डिसाइड करने की बात की जा रही है वंश के आधार पर, पहले वो ध्यान रख लेना पिता के दम पर की जा रही थी, लेकिन फिर वही आ गया। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, मतलब मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी। फिर बाद में होश आएगा सरकार को कि नहीं, इस महिला और पुरुष दोनों क्या हैं, बराबर है। फिर यहाँ पर क्या कहा गया, नहीं, माता पिता में से कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ध्यान रख लेना, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करने जाते हैं और वहाँ मान लीजिए वो शादी कर लेते हैं किसी के साथ, लेकिन जो व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, रहेगा कहाँ का नागरिक, इंडिया का नागरिक, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसका, ठीक है, वो विदेशी होना चाहिए। तो अब वही कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या कहा गया है, ठीक है। तो अब जो वर्तमान में केस चलता है कि हाँ ठीक है जी, एक लड़का था भारतीय था, लड़की जो थी फॉरेनर थी, बेबी हो गया इनका एक छोटा सा, ठीक है। तो अब इस बच्चे को क्या करना है, इसको नागरिकता दिलवानी है, क्योंकि बाप कौन है, इंडियन है, ठीक है, और मान लीजिए ये कौन है, फॉरेनर है, विदेशी है। अब बच्चे की नागरिकता, अब बाप चाहता है या दोनों ही चाहते हैं कि हम जो है कहाँ के नागरिक रहें, भारत के नागरिक। तो अब इस बच्चे की नागरिकता भारतीय बनानी है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष के भीतर इंडियन एम्बेसी, मतलब इंडिया दूतावास जो उस देश में होगा जहां वो काम कर रहा है, वहां पर क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया तो आपको फिर होम मिनिस्ट्री के आकर अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है वाला पॉइंट। चलिए अगला देखिए, अगला आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। तो देखो अब 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा पंजीकरण और एक आएगा नेचुरलाइजेशन, मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में अंतर जान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो पंजीकरण मुख्य रूप से, पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनका भारत से पहले कोई संबंध है, ठीक है। तो पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ, रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होगा जिनका कभी पास्ट में इंडिया के साथ कोई संबंध रहा होगा। तो जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले, तो जैसे राजीव गांधी के साथ किन्होंने शादी की थी, इंदिरा गांधी ने, सॉरी क्या नाम है इनका, सोनिया गांधी ने, ठीक है। तो सोनिया गांधी कहाँ की थी, इटली की थी। तो उन्होंने इटली की थी, तो भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की होगी, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की होगी, ठीक है। जबकि प्राकृतिकरण में उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पूर्व संबंध नहीं है, मतलब वो टोटली क्या होंगे, विदेशी होंगे। आई बात समझ में। पंजीकरण में क्या होगा, या तो वो व्यक्ति क्या होगा, भारतीय मूल का होगा, या फिर उसने जो है भारतीय नागरिक से क्या करा होगा, शादी की होगी। तो राजीव गांधी इंडियन, ठीक है, सोनिया गांधी इटली की, तो इसे भारत की नागरिकता अगर चाहिए तो किसके तहत प्राप्त करेगी, ये पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा करेगी, ठीक है। फिर ऐसे ही एक व्यक्ति आएंगे अदनान सामी, जो पाकिस्तान के हैं, क्या उनका भारत के साथ कोई लेना देना है, नहीं ना, उसे हमने भारत की नागरिकता दी है, तो किसके द्वारा दी गई होगी, नेचुरलाइजेशन के द्वारा दी गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यह क्या कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है। तो मतलब पहले वो, अब देखो रजिस्ट्रेशन में क्या था कि उसका संबंध इंडिया से रहा होगा, ठीक है, इंडिया से, मतलब कभी ना कभी वो भारत का नागरिक रहा होगा, या उस व्यक्ति ने किसी इंडियन व्यक्ति से क्या करी होगी, शादी करी होगी। तो यहाँ पर क्लियर कट बोल रहा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO है,
ठीक है। तो मतलब पहले वो भारत का नागरिक था, अब उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी, किसी और देश की नागरिकता ले ली, अब उसके अंदर दोबारा देशभक्ति जाग रही है, अब वो वापिस से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। तो इसके लिए उसे आवेदन से 7 साल, ठीक है, मान लो आज वो आवेदन करने के लिए तैयार हो गया, तो इससे पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो, तो इस तरह उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक से विवाह, कोई व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी की और आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा होगा, उसे हम भारत का नागरिक मानेंगे या उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। तो इंदिरा गांधी को नागरिकता ऐसे ही मिली है। तीसरा, नाबालिग बच्चे, तो माइनर जो बच्चे होंगे उनकी जो नागरिकता होगी वो डिपेंड करेगी माता पिता की नागरिकता के ऊपर, ठीक है। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आता है OCI कार्ड धारक, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 5 साल से OCI के रूप में पंजीकृत हैं और आवेदन से 1 साल से पहले भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा OCI, लास्ट में आएगा पॉइंट, तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, NRI और OCI में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण से मैंने समझाया है कि मान लीजिए सारा एक विदेशी नागरिक है, लेकिन उसने एक भारतीय नागरिक अमित से क्या कर ली है, शादी कर ली है। अगर सारा पिछले 7 सालों से लगातार भारत में रह रही है तो वह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। तो मतलब रजिस्ट्रेशन में आपका इंडियन लोगों के साथ या आपका इंडिया के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, बस। और पंजीकरण, अब आता है हमारे पास प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से भाई आपका इंडिया के साथ ना ही इंडिया के लोगों के साथ कोई रिश्ता होगा, फिर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो आपके लिए ये तरीका आएगा। तो यह प्रक्रिया उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई खूनी रिश्ता या वैवाहिक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो निवास की अवधि कितनी है, तो यहाँ पर निवास की अवधि लगभग कितने वर्ष है, 11 वर्ष, और साथ में 1 साल से लास्ट ईयर से, ठीक है, 12 महीने से कंटिन्यूटी में किस में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, ठीक है। तो व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने तक भारत में रहना अनिवार्य है, मतलब पिछले 1 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, लेकिन साथ ही उन 12 महीनों से पहले 14 वर्षों में से कुल मिलाकर कम से कम कितने वर्ष भारत में रहा हो, 11 वर्ष भारत। तो एग्रीगेट कुल मिलाकर कितना, 11 वर्ष, और लास्ट 1 वर्ष से लगातार या 12 महीनों से लगातार कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, ठीक है। फिर इसी चीज को एक एक्ट आएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें हमने 2019 में संशोधन करा और हमने जो ये समय है 11 साल, इसको घटाकर कितना कर दिया, अब 5 साल कर दिया। इसके अलावा व्यक्ति का जो करैक्टर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए। इसके अलावा उसे किसी ना किसी भारतीय भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे क्या हो, अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। और साथ में उसे एक एफिडेविट देना पड़ेगा, क्या, कि उसे भारत के प्रति निष्ठा की क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और उदाहरण के लिए अदनान सामी है जो प्रसिद्ध गायक हैं, वो पहले क्या थे, पाकिस्तान के नागरिक थे। तो पाकिस्तान के नागरिक थे तो उन्हें जो है अब भारत की नागरिकता दी है हमने, तो किसके द्वारा दी है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा दी है। आगे बात समझ में, तो यही चीज है, ठीक। तो देखो 1955 वाला जो हमने अभी देखा, ठीक है, कि कैसे मिलेगी, तो कितने आधार पर है, 5 जन्म के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि, ये तो आसान है कि जब भी भारत किसी देश पर कब्जा कर लेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ के नागरिक कहाँ के नागरिक माने जाएंगे, भारत के नागरिक। उसके बाद देशीकरण समझ के मतलब प्राकृतिककरण, और उसके अलावा है वंश के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने अभी कवर की है, डिटेल में कवर कर ली, ठीक। पंजीकरण क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यहाँ कितने साल है, 7 साल, और यहाँ कितने साल हैं, 11 साल, और साथ में कितने, 12 महीने, ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि की जब भी भारत इन फ्यूचर टेरिटरी को जीत लेगा तो वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक कहाँ के नागरिक, इंडिया के नागरिक, ठीक है। अब भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, तो सबसे पहले आता है स्वैच्छिक त्याग, मतलब रिनंसिएशन। दूसरा आता है समाप्ति या फिर बर्खास्तगी, ठीक है, टर्मिनेशन। और तीसरा आता है वंशीकरण या फिर वंचन, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घोषणा करता है कि अब उसे भारत का नागरिक नहीं रहना, तो क्या बोला जाएगा, रिनंसिएशन, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी।
और अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, इलीगल डॉक्यूमेंट वगैरह के तहत उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो ऐसे में जब डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब आता है एक महत्वपूर्ण संशोधन, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो 1955 में क्या किया गया, थोड़ा बदलाव किया है कि 3 हमारे पड़ोसी हैं, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया और अफगानिस्तान आ गया। तो यहाँ पर जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मतलब गैर मुस्लिम, कौन कौन से हैं, इन 3 देशों में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, तो सिख हो गया, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए और ईसाई हो गया। तो यहाँ के लोग कि इन्हें जिन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था, तो उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात की है। आपको लोगों को बस इतना याद रखना है कि 3 देश कौन से हैं, वो कौन कौन से धर्म है, तो 6 धर्म है। ठीक है, और शर्त क्या है कि 31 दिसंबर 2004 से पहले किसी पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हों, ठीक है, तो उन्हें नागरिकता देने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेचुरलाइजेशन की समय सीमा को घटाकर 11 वर्ष से कितना कर दिया था, 5 वर्ष कर दिया था। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब आता है जो मैंने बोला था कि ओसीआई क्या होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भारत से जुड़े रहने का क्या है, एक तरीका है। तो ऐसे लोग हैं जो जिनकी जड़ें जो हैं वो कभी ना कभी भारत का, उनका कोई लेना देना था, अब उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करी, लेकिन इंडिया में फिर भी उनका क्या रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो उनके लिए क्या है, एक तरह से ये वीज़ा है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, आजीवन वीज़ा है, लाइफ लॉन्ग क्या है, वीज़ा है। तो मतलब भारत आ सकते हैं, वो किसी भी तरह आ सकते हैं, कोई उनके पास ज़्यादा रोका टोकी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो बार बार वीज़ा लेने की जरूरतों को क्या किया गया है, खत्म किया गया है। किन लोगों के लिए, जो भारतीय थे कभी, अब दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, लेकिन अब इंडिया वो वापस आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदार वगैरह से मिलना, ठीक है, काम वगैरह मिलना, तो उनके लिए है। ठीक, तो ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकार और उनकी सीमाएं, तो क्या कर सकते हैं, तो भाई आजीवन है, मल्टी एंट्री वीजा है, जितनी बार चाहो उतनी बार आ सकते हैं। स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण करवाने से क्या है, बार बार आपको पुलिस के पास जाकर पंजीकरण करवाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आर्थिक और शैक्षणिक समानता, एनआरआई की तरह। ठीक है, मतलब इन्हें भी जो है, अगर ये पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो इन्हें भी जो है वो आर्थिक मतलब इक्वालिटी की बातें की जा रही हैं। लेकिन कृषि भूमि ये यहाँ पर नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, बाकी ये सारी लैंड खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते, और कृषि योग्य जो भूमि होगी उसको खरीद नहीं सकते, सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनके बीच में एनआरआई और ओसीआई के बीच में, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है अनिवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय नागरिक। ठीक है, तो एनआरआई क्या है इंडियन ही, लेकिन कहाँ काम करने गए हैं, बाहर काम करने। जबकि ओसीआई क्या है, विदेश के नागरिक है, इंडिया के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन है। तो एनआरआई कहाँ के नागरिक हैं, भारतीय हैं। ओसीआई कहाँ के नागरिक हैं, विदेश। इनके पास, एनआरआई के पास कौन सा पासपोर्ट होगा, भारतीय पासपोर्ट, और इनके पास कहाँ का होगा, विदेश। तो इन्हें जो है एनआरआई को वोटिंग का अधिकार है, जबकि इन्हें नहीं है। भारत में रहना है तो कोई पाबंदी नहीं है, और इनके साथ जो है आजीवन वीजा के साथ ये भारत में रह सकते हैं। क्लियर? बस ये है सारे का सारा पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।